हेलो स्टूडेंट्स, आज थोड़ा सा मैंने वे चेंज किया है। आज मैं आपको नहीं दिखूंगी, बट आपको जो बुक है वो पूरी अच्छी तरह से क्लियर होगी, क्योंकि जो ये टॉपिक था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए आपके पास भी बुक होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बुक से ही समझ आएंगे। तो आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आईपीओ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से करना। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। मीन जब हम पब्लिक में अपनी सिक्योरिटीज़ को इनिशियली ऑफ़र करते हैं ख़रीदने के लिए, और इसको अगर हम सेकेंडरी मार्केट से करते हैं। अब बात आती है से देखो, इनिशियल ऑफ़र जो है वैसे तो ये हमेशा से क्या होता है, प्राइमरी मार्केट के अंदर ही होता है, लेकिन वो कहता है कि जब 1999 में सेबी ने एक अक्टूबर में 1999 में जाकर एक इस तरह का प्रोविज़न बनाया था, एक इस तरह का प्रपोजल दिया था, जिसकी वजह से हम आईपीओ को सेकेंडरी मार्केट में भी इशू कर सकते हैं। अब इसको क्या है, अब देखिए ध्यान से। द प्रपोजल फॉर द मार्केटिंग आईपीओ थ्रू द सेकेंडरी मार्केट वॉज एक्सेप्टेड बाय सेबी इन अक्टूबर 1999। 1999 में अक्टूबर में सेबी ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था कि आप इनिशियल पब्लिक ऑफर को सेकेंडरी मार्केट में भी इशू कर सकते हैं। It means SEBI allowed to use the existing infrastructure of stock exchange for the initial public office। इसका मतलब है कि सेबी ने क्या कहा कि जो आपकी स्टॉक मार्केट है वो इनिशिएटिव करेगी, एग्जिस्टिंग जो भी मार्केट है उसके अंदर आप इनिशियल ऑफर को, मीन जो आपके आईपीओ हैं उनको आप अलाउ कर सकते हैं, एंटर करवा सकते हैं। दिस सिस्टम वुड रिड्यूस द टाइम टेकिंग टू कंप्लीट आईपीओ टू 2 वीक। वो कहता है जो 2 हफ्ते इसको लगते थे, अगर हम इसको प्राइमरी में इशू करते हैं तो हमें प्राइमरी में क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशंस देनी पड़ेंगी, फिर एप्लीकेशन फिल होकर आती हैं, फिर हम उसमें क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन देखते हैं, अंडर है, ओवर है तो हम उसके हिसाब से प्रो राटा या एक परसेंटेज निकालते हैं, उसके हिसाब से इशू करेंगे। तो कहता है जो यहाँ पर जो ये 2 वीक का टाइम होता है, 15 डेज़ का या 14 डेज़ का, वो टाइम यहाँ पर बच जाता है आपका, अगर आप इसको सेकेंडरी मार्केट में इशू करते हैं। तो वो कहता है अंडर दिस सिस्टम ब्रोकर्स आर एडवाइज टू आस्क टू सक्सेसफुल एलोटीज टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर द बेसिस ऑफ एलोकेशंस इन द फिनिश। वो कहता है जैसे ही एलोकेशन फिनिश होती है, आपका जो ब्रोकर होता है वो इनको एडवाइस कर देता है आईपीओ को कि आप अपनी मार्केट में अपने एप्लीकेशंस फॉर्म को फिल कर जमा कर दीजिए। द अमाउंट पेबल टू पेड थ्रू द ब्रोकर टू द क्लीनिंग हाउस। अब ब्रोकर क्या करता है, उस पैसे को कहाँ जमा करा देता है, क्लीनिंग हाउस में, क्योंकि देखो क्लीनिंग हाउस कौन सा होता है, जहाँ से सिक्योरिटीज़ इशू होती हैं। ठीक है, अब सिक्योरिटीज़ आपकी यहाँ से इशू होनी है। वो कहता है लेकिन बीच में क्या है, ब्रोकर है। अब वो जो बाहर से सिक्योरिटी देने वाला, मीन जो खरीदेगा उन शेयर्स को, तो वो क्या करेगा, ब्रोकर से। तो ये टाइम यहाँ पर बच गया। ठीक है, अब ये ब्रोकर क्या करेगा, उस पैसे को सारे के सारे को कहाँ जमा कर देता है, क्लीनिंग हाउस में। आफ्टर दैट द क्लीनिंग हाउस क्रेडिटेड द डिपोजिटरी अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर। और इसके बाद क्लीनिंग हाउस क्या करता है, एक डिपोजिटरी अकाउंट बना देता है किसका, जो कस्टमर्स आपके इसको खरीदते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है इसके फीचर्स क्या हैं। द ब्रोकर विल ओपन द सेपरेट ई क्रॉ अकाउंट्स। ई क्रॉ मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड अकाउंट जो है वो प्राइमरी मार्केट में वो अपना अकाउंट खोल देता है। द ब्रोकर वुड प्लेस ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। जो ब्रोकर होता है वो ही अपने क्लाइंट के बिहाफ पर सेल और परचेज का ऑर्डर कर लेता है। आफ्टर फाइनलाइजिंग ऑफ शेयर एलोकेशन द ब्रोकर विल एडवाइज सक्सेसफुली एलोटी टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अमाउंट पेबल टू द शेयर होल्डर। जैसे ही सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, शेयर एलोकेशन फिनिश हो जाता है, ब्रोकर क्या कहता है अपने एलओटी को, मीन जिससे उसने शेयर जिसने उससे शेयर्स खरीदे हैं, कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म और अपना पैसा जल्दी से जल्दी जमा कर दीजिए। क्लीनिंग हाउस ऑफ द एक्सचेंज विल डेबिट द प्राइमरी इशू अकाउंट्स ऑफ द ब्रोकर। वो ब्रोकर के अकाउंट को क्या कर देता है, डेबिट कर देता है, और इशूअर के अकाउंट को क्या कर देता है, क्रेडिट कर देता है। तो इसका मतलब इशूअर के अकाउंट में पैसा चला जाता है और डेटर्स के इसके अकाउंट से क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। द सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर टू द इन्वेस्टर ऑन देयर डिपॉजिटरी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। जो आपका सर्टिफिकेट होता है डिलीवरी के टाइम पर, वो भी डिपॉजिटरी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब बात आती है कि जो आपकी ये कंडीशंस फॉर द इनिशियल पब्लिक ऑफर है, इसके अंदर आपकी कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं। वो कहता है द रेगुलेशन 26 ऑफ द सेबी इशू द कैपिटल ऑफ डिस्क्लोज रेगुलेशंस 2009 डिस्क्राइब द कंडीशंस फॉर द आईपीओ।
रेगुलेशन 26 में सेबी ने कौन कौन सी कंडीशंस दी हैं, वो कंडीशंस के अंदर जो चेंजेस हुआ, देखो कंडीशंस कब बनाया था, पहले तो सेबी ने इसको एक्सेप्ट किया था इन 1999 में, ठीक है। अब वो कहता है कि इन कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के बाद इसमें थोड़े से अमेंडमेंट्स किए गए, चेंजेस किए गए इन 2014। तो कहता है इसमें कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई की गई आईपीओ पे। तो कहता है एन इशू कैन मेक इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो कहता है इनिशियल पब्लिक ऑफर कर सकता है इशूअर, कैसे कर सकता है, वो कहता है इट हैज़ नेट टेंजिबल असेट्स ऑफ एटलीस्ट 3 करोड़ रुपीज़ इन ईच ऑफ द प्रोसीडिंग 3 फुल ईयर। पिछले 3 सालों में, जैसे 1990, 91, 92, इन 3 सालों में अगर उसकी इनिशियल असेट जो है वो 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, कम से कम उतनी है, कम से कम कितनी, 3 करोड़ रुपया है या 3 करोड़ से ज़्यादा है, आउट ऑफ दिस मोर देन 50% शुड बी मॉनेटरी असेट। और जिसमें से इस 3 करोड़ में से 1.5 करोड़ उसकी कम से कम क्या होनी चाहिए, मॉनेटरी असेट्स होनी चाहिए, मीन ईजिली कन्वर्ट इनटू कैश होनी चाहिए, मीन मनी मेजरमेंट असेट्स होनी चाहिए। एंड दिस कंडीशन फॉर 50% शैल नॉट अप्लाई इफ़ इशू इज़ मेड इंटायरली थ्रू एन ऑफर ऑफ फॉर सेल। अगर OF से सेल करते हैं, ऑफर ऑफ सेल से करते हैं, तो ये वाली 50% वाली नहीं अप्लाई होती, फिर आप 70, 30 किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड बी पॉइंट क्या बोलता है कि इट हैज़ अ मिनिमम एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 15 करोड़ ड्यूरिंग 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल ईयर आउट ऑफ इमीडिएटली प्रेसिडिंग 5 ईयर। तो कहता है उसके पास कम से कम टैक्स देने से प्री टैक्स जो उसका मिनिमम एवरेज प्रॉफिट है पिछले 3 सालों का, वो 15 करोड़ तक होना चाहिए। उसके बाद तीसरी कहता है इट हैज़ अ नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज़। अगर उसके पिछले 3 सालों में प्रीसीडिंग 3 ईयर का मतलब है पिछले 3 साल, 90, 91, 92, तो अब 93 के प्रीसीडिंग 3 साल ये हो जाएंगे, 92, 91, 90। तो कहता है इन 3 सालों में अगर उसकी नेट वर्थ कम से कम 1 करोड़ रुपया है तो ही वो इस इनिशियल पब्लिक ऑफर कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है द एग्रीगेट ऑफ द प्रपोजल इशू एंड ऑल प्रीवियस इशू मेड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर इन टर्म ऑफ इशू साइज डज नॉट एक्सीड 5 टाइम इट्स प्री इशू नेट वर्थ एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब इसको देखो ध्यान से, वो कहता है जो एग्रीगेट प्रपोजल इशू है या ऑल प्रीवियस इशूज़ हैं वो उसी फाइनेंशियल ईयर के इशू साइज़ जो है वो आपका 5 गुना ज़्यादा नहीं होना चाहिए पिछले साल के जो बैलेंस शीट को ऑडिट कराया गया था प्रीवियस ईयर की उससे, ठीक है। पिछले साल जो आपने बैलेंस शीट को ऑडिट करवाया था, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को जो ऑडिट करवाया था उस इशू से 5 गुना से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इफ़ इट हैज़ चेंज इट्स नेम विद इन द लास्ट 1 ईयर देन एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू फॉर द प्रीसीडिंग 1 फुल ईयर हैज़ बीन अर्न बाय इट फ्रॉम द एक्टिविटी इंडिकेटेड बाय न्यू नेम। वो कहता है अगर आपने इस एटलीस्ट 1 ईयर में अगर इफ़ यू हैव एनी चेंज नेम, अगर आप अपना नाम बदलते हैं तो 50% जो रिवेन्यू होता है, रिवेन्यू मीन्स जो आपके प्रॉफिट्स हैं पिछले 3 सालों के फुल ईयर्स के जो आपने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं वो आपके इंडिकेट करेंगे आपके नए नेम को, ठीक है। तो ये थी उसकी बेसिक जो कंडीशंस थी, उससे अलग भी उसकी काफ़ी सारी कंडीशंस और हैं जिसको फर्दर हम कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।